आज हम करेंगे फंक्शंस। ठीक है, सो फंक्शंस जो है आपके पास वो दो तरह के होते हैं। वी हैव यूजर डिफाइंड फंक्शंस एंड बिल्ट इन फंक्शंस। यस पीयूष, एनी टाइम यू वांट। ओके, सो फंक्शंस हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक होते हैं बिल्ट इन फंक्शंस और एक होते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शंस। और अगर मैं सिर्फ फंक्शन की बात ही करूं कि फंक्शन होता क्या है, तो फंक्शन को हम कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज अ नेम्ड ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स यूज्ड टू कैरी आउट अ टास्क, है ना। कोई भी एक काम करना है, उस टास्क को कैरी आउट करने के लिए आप एक ब्लॉक ऑफ कोड लिख सकते हो, जिसको आप एक नाम दे देते हो ताकि वो उस नाम से आइडेंटिफाई हो सके। उसे फंक्शन कहते हैं। ठीक है, जैसे आपको इनपुट करना है, तो क्या आप इनपुट की जगह कुछ और लिख सकते हो? इनपुट ही लिखोगे ना, क्योंकि वो फंक्शन डिफाइंड है जिसका काम है यूजर से वैल्यू लेना। ऐसे ही अगर आपको शो करना है, तो आप प्रिंट ही लिखोगे, बिकॉज द फंक्शन इज डिफाइंड विद द नेम प्रिंट। अगर पीयूष का नाम पीयूष है और मैं उसको कुछ और कह के बुलाते रहूं, तो ऑब्वियसली वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा ना, वो पीयूष नाम से ही रिस्पॉन्ड करेगा, है ना। इफ आई वांट टू कॉल चाहत, तो मुझे उसको चाहत कह के ही बुलाना पड़ेगा। सो वी हैव टू कॉल बाय द नेम सो दैट दे शुड वर्क। सो वैसे ही फंक्शंस के साथ भी होता है कि आपको उन्हें कॉल करना पड़ेगा उनके नाम से, ताकि वो आपका काम कर सके। ठीक है, बिल्ट इन जो एज अ प्रोग्रामर मुझे बने बनाए मिलते हैं पाइथन में, उन्हें हम बिल्ट इन कह सकते हैं। वो भी फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं, एक स्टैंडर्ड और एक लाइब्रेरी फंक्शंस। ठीक है, स्टैंडर्ड कौन से होते हैं? जिसके लिए हमें कुछ भी इंपोर्ट नहीं करना पड़ता, वी डोंट यूज द कीवर्ड इंपोर्ट। स्टैंडर्ड में आपका आ गया प्रिंट, इनपुट। ठीक है, एक पीओडब्ल्यू हमारा स्टैंडर्ड भी होता है, एक मैथ में भी होता है। फिर आपके पास राउंड हो गया। ठीक है, और जो इंट कैर में कन्वर्ट करने के लिए टाइप कास्टिंग फंक्शंस हैं, ये सब स्टैंडर्ड फंक्शन के अंदर आते हैं। इसके लिए कुछ इंपोर्ट नहीं करना पड़ता, डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। लाइब्रेरी फंक्शंस वो होते हैं जो कि किसी एक मॉड्यूल या लाइब्रेरी में डिफाइंड है, जिन्हें आपको अपने प्रोग्राम में पहले ऐड करना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ इंपोर्ट कीवर्ड। सो लाइक मुझे मैथ के फंक्शंस यूज करने हैं, तो मैं इंपोर्ट मैथ करूंगी ताकि मैं उसके अंदर से SQRT यूज कर पाऊं, फैक्टोरियल यूज कर पाऊं। ठीक है, सो जो भी फंक्शंस इसके अंदर डिफाइंड है, साइन कॉस टैन वाले, वो यूज कर पाऊं। सिमिलर वे वी हैव पिकल, जिसके थ्रू आप बाइनरी फाइल्स पे काम कर सकते हो। ठीक है, यू हैव इंपोर्ट रैंडम, जिसके अंदर हमारे पास रैंडम से रिलेटेड फंक्शन होते हैं, जैसे कि रैंडेंट, रैंडम, रैंड रेंज। सो इम्पोर्ट CSV, ताकि आप CSV फाइल्स पे काम कर सको। सो बहुत सारी ऐसे हमारे पास मॉड्यूल्स और लाइब्रेरीज हैं जो हम अकॉर्डिंग टू आर रिक्वायरमेंट इंपोर्ट करते हैं। तो जिसकी जरूरत है उसको इंपोर्ट करोगे, और फिर उसके अंदर डिफाइंड फंक्शंस को आप यूज कर सकते हो। जिसकी जरूरत नहीं है उसको हम import नहीं करेंगे, है ना। यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होते हैं? जो हम खुद से बनाते हैं। वी क्रिएट दोज फंक्शंस ऑफ आवर ओन एज अ प्रोग्राम। एज अ प्रोग्रामर जब हम फंक्शंस क्रिएट करते हैं, उसे यूजर डिफाइंड फंक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे यूजर वो नहीं है जो मेरे प्रोग्राम को यूज कर रहा है, जो सॉफ्टवेयर को यूज कर रहा है, वो यूजर नहीं है। यूजर कौन है? मैं एज अ प्रोग्रामर पाइथन की यूजर हूँ, और मैं फंक्शंस क्रिएट कर सकती हूँ, तो वो यूजर डिफाइंड फंक्शन हो जाएंगे। ठीक है, अब यूजर डिफाइंड फंक्शंस जो हैं, इनको हम क्यों बनाते हैं? देखो, अभी तक अगर आप पाइथन में कोड लिख रहे हो, आपका कोड बहुत लंबा होता जा रहा है, मैनेज करना मुश्किल हो रहा है, डिस्टिंग्विश करना मुश्किल हो रहा है कि कौन सा काम किस कोड से हो रहा है, बिकॉज इट्स वेरी लेंथी। तो वहां पर हम क्या कर सकते हैं? आपके कोड को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं बाय डिवाइडिंग इट इनटू स्मॉलर पार्ट्स, जिसे मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग कहते हैं। दूसरी चीज, अगर मुझे सेम कोड बार बार लिखना है, मैंने वही कोड यहाँ ऊपर लिखा था, थोड़ी देर के बाद मुझे फिर से वो कोड लिखना पड़ गया, थोड़ा नीचे जाके मुझे फिर से वो कोड लिखना पड़ गया, एंड लेट्स से 7-8 लाइन का कोड है। अब आप कहोगे कि मैम कॉपी पेस्ट कर लेंगे, है ना। पहला दिमाग में क्या आएगा कि मैम फंक्शन क्यों बनाना है, कॉपी पेस्ट ऑप्शन भी तो होती है। अगर आपको सेम 7-8 लाइन का कोड 3 बार लिखना है, तो आप 3 बार मत लिखो, आप एक बार लिखो और उसके बाद आप उसे कॉपी पेस्ट कर लो। बट उसमें ये भी हो सकता है कि मान लो मुझे उस कोड में कहीं चेंज करना पड़ा, है ना। अब आपने एक जगह पे तो चेंज कर दिया, या मान लो 3 जगह पे आपने उसको लिखा था सेम कोड को, तो 2 जगह तो आपने चेंज कर दिया, तीसरे में आप चेंज करना भूल गए या बाय मिस्टेक रह गया, तो प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। या वेरिएबल्स के नाम डिफरेंट थे, आप वेरिएबल के नाम चेंज कर रहे थे, सारे ठीक से चेंज नहीं हुए, तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी।
तो वो इनकंसिस्टेंसी आ सकती है। तो हम उसकी जगह पर उस कोड को एक बार लिखते हैं और हम उसको कॉल 3 बार कर लेते हैं। अब अगर आपको कोड में चेंज करना है तो आप सिर्फ उस फंक्शन के अंदर कोड को चेंज करोगे, जिन 3 जगह पे वो कॉल हो रहा है वहां पे वो चेंजेस अपने आप रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, है ना। सो वो 3 जगह पर चेंजेस अपने आप रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो उसे हम कहते हैं रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड, और उससे वो आपका कंसिस्टेंट भी रहता है। उसमें एक जगह चेंज करो तो बाकी जगह पे चेंज नहीं होगा वाली प्रॉब्लम भी नहीं रहती। सो अगर आपको कोड बार बार यूज करना है, आप उसे एक बार फंक्शन में यूज करो, फंक्शन में लिखो, एंड देन कॉल द फंक्शन एज मेनी टाइम्स एज आई वांट टू एग्जीक्यूट द कोड। सो दैट इज रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड। द फर्स्ट रीजन कि हम फंक्शन बनाते क्यों हैं। सो फर्स्ट बेनिफिट ऑफ मेकिंग अ फंक्शन इज रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड, कि कोड को एक बार लिखो और एग्जीक्यूट कितनी भी बार करा सकते हो, कितनी बार भी आप उसको कॉल कर सकते हो। दूसरा, कॉम्प्लेक्सिटी इज रिड्यूस्ड। सब कुछ एक ही जगह लिखते जाएंगे तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अब आप ये सोचो, आपकी अलमीरा है ना, यू हैव योर वार्डरोब, आपकी अलमीरा में आप कपड़े रखते हो। अब वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथ्स। डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथ्स मतलब मेरे पास घर पे पहनने के कपड़े अलग होंगे, मेरे पास ठंड में पहनने के कपड़े अलग होंगे, मेरे पास पार्टी वेयर जो कपड़े हैं वो अलग होंगे, देन रात के पहनने के नाइट सूट्स जो है वो अलग होंगे। ठीक है, इफ आई पुट एवरीथिंग इन द सेम बॉक्स, एक ही जगह पे सब कुछ डाल दूंगी मैं, सब कुछ मैंने एक ही अलमीरा में बिना कैटेगराइज करे सीधे 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 डाल दिया। So would it be easy to find out something or difficult to find out something? जबकि असलियत तो यही होती है कि अलमीरा जितनी मर्जी सेट करके रखो, 4 दिन बाद फिर से वही हाल हो जाता है और फिर दोबारा से सेट करनी पड़ती है। बट इट विल बी डिफिकल्ट, है ना। उसमें से एक कपड़ा ढूंढना होगा, सारे निकालने पड़ेंगे, देखना पड़ेगा कौन सा कपड़ा कहाँ है, एंड देन वी विल बी एबल टू फाइंड इट आउट। लेकिन अगर वही चीज प्रॉपरली अरेंज्ड होती कि भाई इस साइड पे एक सेक्शन है, इसमें सिर्फ नाइट वेयर है, इसमें एक सेक्शन है जिसमें सिर्फ आपके पास घर के कपड़े हैं, इसमें बाहर के कपड़े हैं, तो मैं सिर्फ उसी जगह पे जाऊंगी, वहां से उठाऊंगी छोड़ दूंगी, इधर से उठाऊंगी छोड़ दूंगी। सो कॉम्प्लेक्सिटी इज रिड्यूस। आपको पता है ये काम ये फंक्शन कर रहा है, और अगर उस काम में कोई चेंजेस करने हैं तो सिर्फ उसी फंक्शन पे जाओगे और कोड को चेंज करोगे, बाकी कोड को हाथ लगाने की जरूरत ही नहीं है। अदरवाइज हम पूरे कोड में देखते रहते हैं कि कहाँ चेंजेस करने हैं। सो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द कोड इज रिड्यूस्ड। ठीक है, सो कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो जाती है। अगर कहीं एरर आ जाता है, उसको ठीक करना पड़ता है, तो वो भी आसान हो जाता है। तो एरर का मतलब होता है बग। बग को ठीक करने को डीबगिंग कहते हैं। सो वी से दैट डीबगिंग इज इजियर। ठीक है, कोई नहीं, जनरल एग्जाम्पल था ना, जनरल एग्जाम्पल, सो दैट मोस्ट ऑफ द पीपल कैन रिलेट। ठीक है, सो रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड, कॉम्प्लेक्सिटी इज रिड्यूस्ड, डीबगिंग इज इजियर। तो ये हमारे पास क्या है, एडवांटेजेस ऑफ मेकिंग फंक्शंस, कि हम फंक्शंस बनाते ही क्यों हैं। ठीक है, सो फंक्शंस बनाते क्यों हैं उसके ये हमारे पास एडवांटेजेस हो गए। अब बनाते क्यों हैं ये तो समझ आ गया, पर बनाते कैसे हैं, है ना। बनाते क्यों हैं इज वन थिंग। नाउ बनाते कैसे हैं उसके लिए आपके पास एक स्पेशल कीवर्ड होता है जिसे कहते हैं डेफ। वी हैव अ कीवर्ड कॉल्ड डेफ, DEF। आप डेफ कीवर्ड लिखोगे, देन आप यहां पर क्या करोगे, नेम ऑफ द फंक्शन दोगे। ठीक है, अब नेम ऑफ द फंक्शन कुछ भी हो सकता है, डेफ स्मॉल लेटर्स में है, इट्स अ 3 लेटर कीवर्ड। नेम ऑफ द फंक्शन कैन बी एनी नेम बट इट हैज टू बी अ वैलिड आइडेंटिफायर। सो वैलिड आइडेंटिफायर का मतलब क्या है, कि आपके पास स्पेशल सिंबल्स नहीं हो सकते, स्पेसेस नहीं हो सकते, अंडरस्कोर इज द ओनली सिंबल विच यू कैन हैव। जो सेम रूल्स आपने वेरिएबल के नाम के किए थे वही यहाँ पे भी अप्लाई होंगे। लिस्ट होगी, लिस्ट के अंदर पैरामीटर्स, जो वैल्यूज पे हमें काम करना है वो वैल्यूज हम यहाँ पे रिसीव कर सकते हैं। एक से ज्यादा है तो सेपरेटेड बाय कॉमास होंगी, कोई भी नहीं है तो खाली ब्रैकेट्स होगी। देन यू पुट अ कोलन साइन। कोलन आने का मतलब आपको पता ही है कि जहां कोलन आ गया इंडेंटेशन होगी। ठीक है, सो इंडेंटेशन के बाद यहाँ पर स्टेटमेंट्स आएंगी, तो जितनी भी स्टेटमेंट्स इंडेंटेड है दीज विल एग्जीक्यूट when the function is called। जहां इंडेंटेशन खत्म मतलब फंक्शन खत्म। इसमें एक स्पेशल कीवर्ड हो सकता है रिटर्न, जो कि आपकी एक वैल्यू को रिटर्न करने के काम आता है। अगर कोई रिजल्ट है जो आपको रिटर्न करना है तो आप रिटर्न कीवर्ड की हेल्प से कर सकते हो।
किसने हैंड रेज किया था? ठीक है, ओके। सो कमिंग बैक टू द थिंग, वी हैव डेफ, नेम ऑफ द फंक्शन, ब्रैकेट में पैरामीटर्स कोलन, ये जो फर्स्ट लाइन आप लिख रहे हो उसको हम हेडर कहते हैं। व्हाट डू वी कॉल इट? व्हाट डू वी कॉल इट? हेडर। सो ये जो है ये क्या है? फंक्शन हेडर। सो फंक्शन हेडर में क्या होता है? डेफ कीवर्ड, फंक्शन का नाम एंड पैरामीटर्स। ठीक है, सो वी कॉल इट फंक्शन हेडर। और ये जो है ये आपकी फंक्शन डेफिनेशन, या आप इसे फंक्शन बॉडी कह सकते हो। सो दिस इज योर फंक्शन बॉडी और फंक्शन डेफिनेशन। रिटर्न स्टेटमेंट जो है वो ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है कि मुझे रिटर्न स्टेटमेंट लिखनी ही पड़ेगी। बट अगर आपका फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो वो आप रिटर्न कीवर्ड की हेल्प से रिटर्न कर सकते हो। ठीक है, अभी आप एग्जाम्पल करोगे तो आपको समझ आएगा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है वो ये है कि अगर कोई फंक्शन डायरेक्टली कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है तो वो बाय डिफॉल्ट नन रिटर्न करता है। ठीक है, ये आपको एमसीक्यू में या फिल इन द ब्लैंक में पूछ सकते हैं पहले 18 क्वेश्चंस में। सो इफ अ फंक्शन डज नॉट रिटर्न अ रिजल्ट, बाय डिफॉल्ट इट रिटर्न्स नन। सो एक वैल्यू है जिसका नाम ही है नन, सो बाय डिफॉल्ट वो नन रिटर्न करता है। ठीक है, सो इफ अ फंक्शन डज नॉट रिटर्न अ वैल्यू डायरेक्टली, बाय डिफॉल्ट इट रिटर्न्स नन। गॉट इट? सो ये याद रखना है। अब फंक्शन देखो कैसे बनाएंगे। फंक्शन बनाने से ऐसा नहीं होता कि मेरा कोड का रिजल्ट ही बदल जाएगा, कोड का रिजल्ट अभी भी वही आएगा। इट्स जस्ट द वे टू राइट इट। फॉर एग्जाम्पल, मुझे क्या करना है? मुझे सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर निकालना है। ठीक है, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर क्या होता है कि एक नंबर है भाई, उसके डिजिट्स निकालो, उनका सम। सो आई होप कि आपको 11th का याद भी होगा, नहीं भी याद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब इसको आप देखो कि ये कैसे लिख रहे हैं हम, हमने लिखा डेफ, मैंने नाम दे दिया सम ऑफ डीजी, यहाँ पर एक नंबर रिसीव करा लिया एंड यहाँ कोलन दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने कोड लिखना शुरू किया, एस को ले लिया इनिशियली 0, लूप लगा दिया कि भाई जब तक नंबर 0 से बड़ा है तब तक डिजिट निकालो। डिजिट क्या होना चाहिए? नंबर को 10 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आता है, ये जो डिजिट आया है ये सब में ऐड हो जाए। फिर उसके बाद जो आपका नंबर है वो एक डिजिट से छोटा हो जाए, और वो कैसे होगा? जब हम उसको 10 से डिवाइड करेंगे। होता गया होता गया होता गया, ये लूप चलता रहा, फाइनली आपका रिजल्ट एस में है। जब हम लूप से बाहर आते हैं, तो लूप से बाहर का मतलब है कि व्हाइल की इंडेंटेशन खत्म करेंगे और उसके बाद हमने रिटर्न एस लिख दिया। सो ये लूप से बाहर है स्टेटमेंट। सो जब लूप खत्म हो जाएगा तो जो भी एस की वैल्यू होगी ये उसको रिटर्न करेगा। अगर मैं पाइथन में इतना कोड लिख के रन करने की कोशिश करती हूँ, ठीक है, सो पाइथन में मैं इतना कोड लिख के रन करने की कोशिश करती हूँ तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आपने फंक्शन बनाया है, कॉल तो किया ही नहीं, है ना? आपने फंक्शन को बनाया है बट आपने इसको कॉल तो किया ही नहीं। और एक फंक्शन तब तक काम नहीं करता जब तक हम उसे कॉल नहीं करते। सो वी हैव नॉट कॉल्ड इट, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। आप चाहते हो कि ये काम करे तो आप यहाँ पर आगे का कोड लिख सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ पर पूछा इंट इनपुट एंटर अ नंबर, नंबर मेरे पास n में आ गया, मैंने कॉल किया रिजल्ट इज इक्वल टू सम ऑफ डिजिट, n को यहाँ पे पास कर दिया और फिर प्रिंट करा दिया सम ऑफ डिजिट्स इज रिजल्ट, लाइक दिस। ठीक है, अब ये आपका कोड हो गया पूरा। ये काम कैसे करता है वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। आर्नी, देयर इज नो जूम लिंक टुडे, सो यू हैव टू अटेंड फ्रॉम हियर ओनली। ठीक है, अब लेट्स सी हाउ डज इट वर्क। आपसे ये भी पूछ लेते हैं कि इसका एग्जीक्यूशन ऑर्डर क्या होगा। तो अगर ये स्टेटमेंट्स के मैं नंबर्स दे दूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सो हाउ आर दे गोइंग टू वर्क? सबसे पहले वो किस पे आएगा? 1 पे। ठीक है, कई जगह पर आप देखोगे बुक्स में वो 1 दिखाते ही नहीं, सीधा 8 से शुरू कर देते हैं। बट ये फंक्शन है तो जब एग्जीक्यूशन शुरू होगी तो फंक्शन से कभी भी शुरू नहीं होती। ठीक है, एग्जीक्यूशन कहाँ से शुरू होगी? 8 से। तो सबसे पहले वो इस लाइन पे आएगा, क्योंकि ये तो फंक्शन है। फंक्शन सिर्फ तब एग्जीक्यूट होता है जब फंक्शन कॉल होता है।
जब तक हम उसको कॉल नहीं कर रहे वो एग्जीक्यूट भी नहीं होगा। सो एग्जीक्यूशन स्टार्ट्स फ्रॉम दिस फर्स्ट स्टेटमेंट ओवर हियर। तो सबसे पहले स्टेटमेंट 8 एग्जीक्यूट हुई, फिर वो 9 पे गया, उसने क्या किया, रिजल्ट इज इक्वल टू सम ऑफ DGN। ये क्या है, दिस इज फंक्शन कॉल। सो दिस इज कॉल। यहां से वो कहां चला जाएगा, स्टेटमेंट 1 पे, इधर जो भी n में था, whatever is there in this variable n, that will be copied into num. So technically हम इस n को क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट। जो वैल्यू को आप पास करते हो एट द टाइम ऑफ फंक्शन कॉल, सो फंक्शन कॉल की ब्रैकेट में जो वैल्यू पास होती है उसे आर्ग्यूमेंट कहते हैं, और जहां पर वो रिसीव होती है उसे पैरामीटर कहते हैं। ये भी पूछ सकते हैं आपसे पेपर में कि ये कोड लिखा हुआ है, फिर आपसे पूछ लेंगे कि बताओ इसमें से आर्ग्यूमेंट कौन सा है, इसमें से पैरामीटर कौन सा है। तो इसमें से आर्ग्यूमेंट कौन सा है, जो पास हो रहा है। सो व्हेन वी कॉल द फंक्शन, जो हम पास कर रहे हैं वो आर्ग्यूमेंट है, जो हम रिसीव कर रहे हैं वो एक पैरामीटर है। ठीक है, सो दिस इज आर्ग्यूमेंट, दिस इज पैरामीटर। गॉट इट। अब 1 के बाद वो 2 पे आएगा। ठीक है, अभी तो बाय चांस मेरा कोड जो है वो लूप वाला है, बट अदरवाइज इट विल गो लाइक 3 4 5 6, और 6 से वो 3 पे जाता रहेगा जब तक फॉल्स ना हो जाए। जब फॉल्स होगा तो इट विल कम टू 7, और 7 के बाद वो वापस कहाँ आएगा, 10 पे, क्योंकि 7 क्या है, रिटर्न एस से 9 पे आया, 9 के बाद अगली लाइन जो होगी 10। 9 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, सो यू डोंट हैव टू राइट 9 अगेन, आप सीधे 10 पे जा सकते हो। सो 10 एस सम ऑफ डिजिट्स एस, सो दैट विल बी 10। सो ये क्या है, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन, कि किस तरह से आपका ये कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। सो एग्जीक्यूशन शुरू हुई 8 से, 9 पे गए, 9 से कॉल हुआ तो 1 पे आ गए, फिर 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, 7 हुआ, 7 के बाद वापस वहीं आ जाएगा जहां से कॉल हुआ था। जहां से कॉल हुआ था वहां पर वो रिजल्ट को वापस कर देगा, यहाँ पे सम आ जाएगा मेरे पास और वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, दिस इज हाउ अ फंक्शन इज एग्जीक्यूटेड। सो डू यू अंडरस्टैंड द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन? फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन समझ में आया? यस एवरीवन, इज इट क्लियर हाउ द एग्जीक्यूशन इज डन? सो ये तो कंसेप्ट है कि फंक्शन होता क्या है। अब हमने अभी कोई 12th शुरू तो करी नहीं है, खत्म हो रही है अब आपकी 12th, है ना। अगर हमने शुरू करी होती तो मैं आपको यहाँ पे बहुत सारे फंक्शंस के कोड कराती, बहुत ही बेसिक चीजें बार बार कराती, बट द थिंग इज कि नाउ यू हैव योर एग्जाम, सो नाउ यू हैव टू डू व्हाट एक्चुअली इज गोइंग टू कम इन द एग्जाम रिगार्डिंग फंक्शंस। तो हमें इस टाइम पे तैयारी इस हिसाब से करनी होती है कि पेपर में कैसा क्वेश्चन आएगा फंक्शन के ऊपर बेस्ड। तो एक क्वेश्चन, ठीक है, एक क्वेश्चन जो है वो क्या आ सकता है आपके पास, ये वाला, कि भाई फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन बताओ। ये पूछ सकते हैं आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर क्या होता है, फंक्शन हेडर क्या होता है, फर्स्ट लाइन होती है। ठीक है, ये तो बेसिक बेसिक सी चीजें हो गई। अब एक क्वेश्चन आपको 2 नंबर का फॉर श्योर आता ही आता है, दैट इज अ प्रोग्राम। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपको आउटपुट का आता ही आता है। तो मान लो आप 6 नंबर का अप्रोक्स लगा लो कि फंक्शन में से आपको आएगा 6 मार्क्स। ठीक है, सो 6 मार्क्स तो हमारे पास मिनिमम है कि आएगा, जिसमें 1 1 मार्क के 2 क्वेश्चंस हो सकते हैं। देन यू विल बी गेटिंग अ क्वेश्चन फॉर श्योर फॉर 2 मार्क्स फॉर आउटपुट। यू विल बी गेटिंग अ क्वेश्चन फॉर श्योर फॉर 2 मार्क्स फॉर द प्रोग्राम। राइट, इससे ज्यादा आ सकता है, इससे कम नहीं आएगा। तो 6 नंबर तो यहाँ से हमें अपने प्रिपेयर करने हैं आज की क्लास से। ठीक है, सो मैं आपको दिखाती हूँ अभी कि कैसा क्वेश्चन आता है। सो वी हैव लाइक नंबर ऑफ पेपर्स। ये पेपर्स आपको ऐप पे भी मिल जाएंगे, स्टडी मटेरियल फ्री वाले में भी हैं और आपके कोर्स में भी है। ठीक है, सो यू हैव मेनी पेपर्स ओवर देयर। तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन में हम चलते हैं, तो पहले ऊपर से देखना शुरू करते हैं। ये तो आपके 1 मार्क के क्वेश्चन हैं। फाइन, सो नीचे चलते जाओ एंड व्हेन यू गेट टू द 2 मार्क क्वेश्चन, दैट इज दिस सेक्शन। ठीक है, अब इसमें आपको देखना है कि फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन कहाँ है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 21। सो क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, राइट अ फंक्शन डिस्प बुक, जिसमें रिसीव हो रहा है बुक्स इन पाइथन, दैट टेक्स अ डिक्शनरी बुक्स एज एन आर्ग्यूमेंट एंड डिस्प्लेस द नेम इन अपर केस ऑफ दोज बुक्स हुज नेम स्टार्ट्स विद अ कॉन्सोनेंट। ठीक है, अब देखो कहने को ये फंक्शन का क्वेश्चन है, पर अगर आपको डिक्शनरी नहीं आती होगी तो आप नहीं कर पाओगे, है ना। सो दैट इज व्हाट आई टोल्ड यू यस्टरडे कि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता हमें डिक्शनरी के ऊपर या लिस्ट के ऊपर कि भाई ये उसी का प्रोग्राम है।
बट आपको फंक्शन का क्वेश्चन होगा, स्टैग्स का क्वेश्चन होगा, फाइल हैंडलिंग का क्वेश्चन होगा, जहां पर आपको काम करना पड़ेगा डिक्शनरी या लिस्ट के ऊपर। सो अब आप इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से पढ़ते हो तो आपको क्या कहा गया है कि डिस्क बुक नाम का, देखो 2 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। अब कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट क्वेश्चन पढ़ता है और आपको लगता है कि मुझे तो आता ही नहीं डिक्शनरी में से, मुझे तो यही नहीं पता मैं कॉन्सोनेंट कैसे चेक करूंगा, मुझे तो यही नहीं पता मैं अपर केस कैसे करूंगा। सो डरने की बात नहीं है, जितना आता है। पहली बात तो अगर आप प्रिपेयर करके जा रहे हो, सारी वीडियोस देख रहे हो, समझ रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको जो क्वेश्चन आए वो समझ में ना आए। बट वर्स्ट केस भी ले लो कि अगर नहीं आया लॉजिक उसके अंदर क्या लिखा है, आप जितने मिनिमम मार्क्स हैं वो तो निकाल सकते हो। और वो मिनिमम मार्क्स कैसे निकाल सकते हो? पहली लाइन लिख के, जिसे फंक्शन हेडर कहते हैं, जो कि क्वेश्चन में ही दी हुई है। क्या लिखा है? राइट द फंक्शन डिस्क बुक ब्रैकेट में बुक्स। तो जब आप इसका आंसर लिखना शुरू करोगे, व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग आंसर फॉर सच अ क्वेश्चन, तो आपकी पहली लाइन क्या होगी? डेफ, ठीक है। फिर आप फंक्शन का नाम लिखोगे और उसके अंदर उन्होंने जो रिसीव कराया है आप भी वही लिखोगे। सो इट्स डिस्क बुक ब्रैकेट में बुक्स, एंड ट्राई करो कि जिस केस में उन्होंने लिखा है उसी केस में आप लिखो। सो डिस्क स्मॉल था, बुक का भी कैपिटल था, ये बुक्स पूरा का पूरा कैपिटल है। ये लिख दिया। इसके अंदर का कोड मुझे सोचना है। नीचे क्या लिखा है? ये डिक्शनरी दी हुई है आपको। सो उस कोड की जगह मैं छोड़ देती हूँ और मैंने यहाँ बुक्स इज इक्वल टू जो भी आपकी डिक्शनरी में वैल्यूज हैं वो दे दी, 1 कोलन पाइथन 2 कोलन जो भी है, पूरी डिक्शनरी यहाँ लिख दो और फिर आप इस फंक्शन को कॉल करवा दो, डिस्क बुक ब्रैकेट में बुक्स, ठीक है। इसके आगे आप चाहो तो कमेंट में लिख सकते हो हेडर या फंक्शन हेडर टू बी स्पेसिफिक। इसके आगे आप कमेंट करके लिख सकते हो कॉल, ठीक है। इतना लिखने का आपको 1 नंबर मिल जाएगा। आपको अंदर का कोड नहीं आता, ठीक है, लेकिन आपको इसमें तो कुछ करना ही नहीं था ना, ये तो फिक्स्ड है, डेफ लिखना ही लिखना है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, फिर यहाँ पे डिक्शनरी भी आपको क्वेश्चन में दे रखी है एग्जाम्पल में, और फिर उसको कॉल करके दिखा दिया, ठीक है। बट यहाँ का कोड अब आपको सोचना है। अब यहाँ का कोड सोचने के लिए हम देखते हैं कि कोड क्या है। वो क्या कह रहा है कि दैट टेक्स अ डिक्शनरी एज एन आर्ग्यूमेंट एंड डिस्प्ले द नेम इन अपर केस ऑफ दोज बुक्स हुज नेम स्टार्ट्स विद अ कॉन्सोनेंट, ठीक है। आपको उन बुक्स का नाम दिखाना है जिन बुक्स का नाम कॉन्सोनेंट से शुरू होता है। अब देखो, ट्रेवर्सल लूप तो अब तक आपको लगाना आना चाहिए, चाहे लिस्ट हो, टपल हो, स्ट्रिंग हो या डिक्शनरी हो। ट्रेवर्सल लूप ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, डिक्शनरी का थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो उसमें आपको क्या करना है? फॉर, इसमें हम वैल्यू पे काम कर रहे हैं, तो मैं के कॉमा नेम ले सकती हूँ इन बुक्स डॉट आइटम्स, है ना। ये मैंने आपको कल बताया था डिक्शनरी के टाइम पे कि हम लिख सकते हैं फॉर के कॉमन नेम इन बुक्स डॉट आइटम्स। इससे के में क्या आएगा? 1 2 3, जो कि आपकी की है। नेम में क्या आ जाएगा? आपके लैंग्वेज का नाम या बुक का नाम, ठीक है। सो जो भी बुक का नाम है वो नेम में आ जाएगा, इन बुक्स डॉट आइटम्स। ये तो फिक्स्ड है, डिक्शनरी है तो ऐसे ही लिखना है। तो ये एक एक लाइन है जो आपको याद होनी चाहिए कि लिस्ट के ट्रेवर्सल के लिए क्या लाइन होती है, डिक्शनरी के ट्रेवर्सल के लिए क्या लाइन होती है। लिस्ट, टपल और स्ट्रिंग तीनों के ट्रेवर्सल के लिए सेम लाइन होती है, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। डिक्शनरी का है जो थोड़ी सी डिफरेंट होती है, वो आप ऐसे लिखो, ठीक है। आती है इसके अंदर की कंडीशन कि भाई हमें ये चेक करना है कि अगर वो कॉन्सोनेंट है तो उसको अपर में प्रिंट करो। तो पहले तो लग गया फॉर, फॉर हो गया ट्रेवर्सल के लिए। अब यहाँ इफ के साथ कुछ लगना है। अब क्या लगना है सोच लेंगे, चलो कोई नहीं। अब वो क्या कह रहा है कि प्रिंट कराओ उस नेम को अपर में। सो ये तो बहुत इजी चीज है, हमें पता है, आप डॉट अपर लिख दो अपर में हो जाता है। सो आई डू लाइक दिस, है ना। सो ये सोचने वाली चीज है, ये थोड़ा दिमाग लगाना है। पर ट्रेवर्सल पता ही है हमेशा ऐसे होता है, जो प्रिंट कराना है वो स्टेटमेंट भी आप लिख सकते हो। अब रह गई सोचना कि भाई कंडीशन क्या है जो सेटिस्फाई हो, तभी आपका जो नेम है वो प्रिंट होना चाहिए। कंडीशन कह रही है कि कॉन्सोनेंट से शुरू होना चाहिए। कॉन्सोनेंट से शुरू होना चाहिए, तो देखो 26 लेटर्स होते हैं हमारे पास, उसमें से 5 होते हैं वोवेल्स, बाकी के तो कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या कर सकती हूँ? फर्स्ट लेटर को चेक कर सकती हूँ कि क्या वो किसी कॉन्सोनेंट में से है। फर्स्ट लेटर कैसे आएगा? नेम जीरो, है ना। फर्स्ट लेटर कैसे आएगा? नेम जीरो, नेम पे जीरो पोजीशन पे जो है वो फर्स्ट लेटर हो गया। अब अगर वो कॉन्सोनेंट है तो मैं चेक कर सकती हूँ इफ नेम जीरो इन, और फिर मैं कोट्स में सारे कॉन्सोनेंट्स लिख दूं, बी सी डी, फिर एफ जी एच, राइट। 21 कॉन्सोनेंट्स, वन ऑप्शन इज दैट।
या मैं क्या लिख सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ इफ नेम 0 नॉट इन, इफ नेम 0 नॉट इन, अगर नेम 0 जो है वो AEIOU में से नहीं है। जनरली वैसे आपको एग्जामिनर इतने पे भी मार्क्स दे देते हैं, ठीक है, बट हम थोड़े ज्यादा ही अच्छे प्रोग्रामर हैं, तो हम यहाँ कैपिटल और स्मॉल दोनों दे देते हैं कि भाई ना तो वो कैपिटल वॉवल से शुरू हो रही है, ना ही स्मॉल वॉवल से शुरू हो रही है। तो नेम 0 जो है, जो बुक है, उसका फर्स्ट लेटर ना तो स्मॉल वॉवल से शुरू होता है, ना ही कैपिटल वॉवल से शुरू होता है, तो ऑब्वियसली कॉन्सोनेंट से होता है ना। अब बुक का नाम अंडरस्कोर या डिजिट से तो शुरू हो नहीं रहा होगा, तो होगा तो किसी अल्फाबेट से। अब अल्फाबेट अगर वॉवल नहीं है तो कॉन्सोनेंट होगा। सो इफ नेम 0 नॉट इन एनी ऑफ द वॉवल्स, दैट मीन्स द नेम स्टार्ट्स फ्रॉम अ कॉन्सोनेंट, एंड हम उसको पर केस में प्रिंट करा देंगे। रिटर्न हम इसमें से कुछ कर नहीं रहे, इसलिए रिटर्न लिखने की जरूरत नहीं है। सो ये आपका आंसर बना कितने मार्क्स का? 2 मार्क्स का। तो आपने देखा मैंने इसको कैसे टुकड़ों में डिवाइड कर करके सॉल्व किया, है ना। अभी आपके पास बहुत दिन है, आप ऐसे ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते जाओ, जब तक पेपर का टाइम आएगा तब तक तो आपको ये नौबत ही नहीं आएगी कि टुकड़ों में डिवाइड करना पड़े। तब तो आप क्वेश्चन देख के आपको समझ आ जाएगा, अच्छा इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। बट इफ यू आर कंफ्यूज, सो ब्रेक इट इनटू पार्ट्स लाइक दिस एंड देन सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो पहले मुझे बताओ, आर यू क्लियर विद दिस? ये समझ में आया आपको? ठीक है, ये समझ में आया कैसे सॉल्व हुआ? यस, एवरी वन ऑफ यू। सिर्फ पीयूष को समझ में आया? व्हाट अबाउट अदर्स? यस। के इज जस्ट अ नेम प्रणव, कुछ भी नाम दे सकते थे आप। ये जो डिक्शनरी है उसकी की और वैल्यू पेयर फेच होगा ना। सो एक में की आएगी, एक में वैल्यू आएगी। तो की के लिए एक वेरिएबल का नाम दे दिया और वैल्यू के लिए एक नाम दे दिया। परिणीता को आवाज अपना माइक मतलब स्पीकर्स वगैरह चेक करो, कोई सेटिंग में प्रॉब्लम तो नहीं है परिणीता? अब इसी पेपर में एक और क्वेश्चन था, इसी का चॉइस थी। जनरली फंक्शन वाले में चॉइस होती है, ठीक है। सो ये आपको एक एडवांटेज है कि इसमें चॉइस होती है, तो अगर आप एक वर्ड, एक आपको कोड अच्छे से ना समझ आ रहा हो तो दूसरा देख सकते हो। अब ये क्या कह रहा है कि राइट अ पाइथन प्रोग्राम कंटेनिंग अ फंक्शन फाइंड वर्ड स्ट्रिंग कॉमा सर्च दैट एक्सेप्ट्स 2 आर्ग्यूमेंट्स, एक स्ट्रिंग और एक सर्च, एंड प्रिंट्स द काउंट ऑफ अकरेंस ऑफ सर्च इन द स्ट्रिंग। Write appropriate statement to call the function. For example, if string is learning history helps to know about history with interest in history, search है history, तो function should display the word history occurs 3 times। तो हम अपने उसी ब्रेकेज के हिसाब से अभी शुरू करते हैं इसको लिखना। तो ब्रेकेज के हिसाब से जो मैंने आपको बताया था, उस हिसाब से अगर मैं इसको लिखना शुरू करती हूँ, तो मेरी पहली लाइन जो होगी वो होगी डेफ, ठीक है। फिर आपके पास फंक्शन का नाम है फाइंड वर्ड, एफ कैपिटल, वर्ड का डब्ल्यू कैपिटल। फिर ब्रैकेट में है स्ट्रिंग कॉमा सर्च एज पर द ब्रेकेज। ये हमारी लाइन हो गई। फिर यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हम क्या लेंगे। यहाँ पर जो उन्होंने दे रखा है, तो स्ट्रिंग में उन्होंने दिया हुआ है वो हिस्ट्री हिस्ट्री करके जो भी लाइन है, क्या है, लर्निंग हिस्ट्री हेल्प्स टू नो। सो लर्निंग हिस्ट्री एंड सो ऑन, ये आपकी स्ट्रिंग हो गई। फिर ऐसे ही सर्च वाला जो वर्ड है उसमें क्या है, सिर्फ हिस्ट्री है। और फिर देखो वो प्रिंट क्या करा रहा है, द वर्ड हिस्ट्री अकर्स 3 टाइम्स, जो कि रिटर्न कराया जाएगा, ठीक है। तो वहां से रिटर्न होगा जो हमें यहाँ पर प्रिंट करना है। अब आपको इसको कॉल करके दिखाना है। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, n इज इक्वल टू फाइंड वर्ड, ब्रैकेट में मैंने क्या पास कर दिया, स्ट्रिंग और सर्च। अब इस n को प्रिंट कराना है, लेकिन प्रिंट हम उसी तरीके से कराना चाहते हैं जैसा उन्होंने वहां पे लिखा हुआ है। तो क्या लिखा हुआ है उन्होंने, द वर्ड हिस्ट्री अकर्स 3 टाइम्स। सो द वर्ड हिस्ट्री अकर्स 3 टाइम्स लिखा है, तो मैं क्या लिखूंगी प्रिंट में, द वर्ड, वर्ड हिस्ट्री फिक्स तो है नहीं, वो किस में से आएगा, सर्च में से, अकर्स n टाइम्स, ठीक है। सो द वर्ड सर्च अकर्स n टाइम्स, जो चीज फिक्स्ड है वो डबल कोट्स में है, और जो वेरिएबल है
उसको हम अदरवाइज लिख रहे हैं। सो द वर्ड सर्च अकर्स n टाइम्स। तो ये हो गया हमारे पास। अब आता है जी लॉजिक कि ये n कहाँ से आएगा। देखो होने को तो बहुत इजी लॉजिक है इसमें। इसमें लॉजिक सिर्फ इतना है कि अगर आप एक काउंट ले रहे हो, ठीक है, या जिसके लिए आप एक वेरिएबल ले रहे हो CNT, तो स्ट्रिंग्स में तो हमारे पास एक पहले से डिफाइंड फंक्शन ही होता है जिसका नाम होता है काउंट। तो मैं तो ऐसे भी लिख सकती हूँ, स्ट्रिंग डॉट काउंट सर्च, काम ही खत्म हो गया, है ना, रिटर्न CNT। तो एक्चुअली में तो पाइथन में ये इतनी सी लाइन से ही हो सकता है, बट अवॉइड करो इतनी सी लाइन लिखना। या फिर अगर आप ये लिख भी रहे हो तो आप इसके साथ दूसरा आंसर भी लिख सकते हो कि इट कैन बी डन लाइक दिस और इट कैन बी डन द अदर वे। ठीक है। सो काउंट इज अ प्री डिफाइंड फंक्शन विच काउंट्स। हमें एक्चुअली में फंक्शन बनाने की जरूरत ही नहीं थी यहाँ पे, पर जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे कि आप लूप लगा के कोई काम करोगे, तो लूप लगा के अगर आप काम करोगे तो आप क्या करोगे, आप ले लोगे काउंट इज इक्वल टू 0। अब स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में वर्ड मैच करना है। कौन सा फंक्शन होता है जिससे आपकी स्ट्रिंग लिस्ट ऑफ वर्ड्स में कन्वर्ट हो जाती है? विच फंक्शन आई हैव विच कन्वर्ट्स माई स्ट्रिंग इनटू लिस्ट ऑफ वर्ड्स? स्प्लिट, है ना। तो मैं यहाँ पे लूप लगा सकती हूँ, फॉर वर्ड इन स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट। ठीक है। सो फॉर वर्ड इन स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट, स्ट्रिंग हमारी स्प्लिट हो गई, अलग अलग वर्ड्स आ गए। अब हमने यहाँ पर चेक किया, इफ इफ वर्ड इज इक्वल टू सर्च, मतलब जो वर्ड हमारी रिवर्सल में आ रहा है क्या वो इस सर्च वर्ड के सेम है? अगर सेम है तो काउंट जितना था 1 से इंक्रीज हो जाए। जब लूप खत्म हो जाए तो जो भी काउंट की वैल्यू है वो हम रिटर्न करा देंगे। ठीक है। सो ये एक लाइन में भी हो सकता था कोड, बट सिंस आप आंसर में लिख रहे हो तो यू नीड टू हैव सम गुड कोड जो दिखने में भी लगे कि हाँ वो आपने बहुत अच्छा कोई कोड बनाया है। सो वो बनाया हुआ दिखाने के लिए आप क्या करोगे, आप यहाँ पर लूप का इस्तेमाल करोगे। इज दिस क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू? समझ आया सबको ये कैसे काम कर रहा है? सो यू कैन ट्राई दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है आपका, राइट अ फंक्शन शो सैल इन पाइथन दैट टेक्स द emp एज एन आर्ग्यूमेंट, जो कि डिक्शनरी है। So dictionary emp as an argument, display the salary if it is less than 25,000. Consider the following dictionary. So you have to write the answer here in the chat, और जो लोग इसको YouTube पे बाद में देख रहे हैं आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स में लिख सकते हैं। Right? So solve this question, write in the comments later. So एक तो आपको क्वेश्चंस आते हैं फंक्शंस के ऊपर जहां पर कोड लिखना होता है, ठीक है। दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन आपको फंक्शंस के ऊपर आता है वो कुछ इस तरह से होता है, प्रिडिक्ट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। आपको यहाँ पर एक कोड लिख के दिया हुआ है और आपको बताना है कि उसका आउटपुट क्या है, ठीक है, जिसमें आपके फंक्शंस यूज हो रहे हैं। फाइन। सो अब देखो ये कोड तो बेसिक कोड है, इसमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। इसमें लिस्ट पास हो रही है, जब भी एक लिस्ट फंक्शन में पास होगी उसमें जो भी चेंजेस फंक्शन करेगा वो फंक्शंस वापस रिफ्लेक्ट होगा, वो वापस फंक्शन में रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। लेकिन जब हम क्या करते हैं अपना ग्लोबल वेरिएबल वाला कंसेप्ट यहाँ पर एक आ जाता है जो आपको अलग से देखना पड़ेगा, वो मैं आपको समझाती हूँ। उससे पहले ये तो बिल्कुल सिंपल है, इसमें लिस्ट्स यूज हो रही हैं और आपको आउटपुट बताना है। अब देखो इसकी भी एग्जीक्यूशन कहाँ से शुरू होगी, इस लाइन से, L इज इक्वल टू 5 8 15 12। यहाँ से आपका फंक्शन कॉल हुआ चेंज वैल L, 4। तो जब ये L, 4 को कॉल कर रहा है तो ये L किस में आ जाएगा, M के अंदर।
4 किसके अंदर आ जाएगा? n के अंदर. So m is your list now and n is 4. For I in range n, तो आपका जो लूप है वो कितनी बार चलेगा? 4 बार, क्योंकि for I in range n है, so loop will work for 4 times. और वो 4 times क्या होंगे? 0 1 2 3 4. आप यहाँ पर हमेशा अपने वेरिएबल्स लिख लेंगे पहले. तो m में मेरे पास क्या रिसीव हुआ है? List. So I have received list in m, that is 5 8 15 12. और n में रिसीव हुआ है 4. ठीक है, n में आपके पास 4 रिसीव हुआ है. अब इसके अंदर i in range n, मतलब i की वैल्यू 0 1 2 3 होगी. और यहाँ पे दो अलग अलग कंडीशंस हैं. पहली कंडीशन क्या है कि अगर नंबर 5 से डिविजिबल है, यही मतलब हुआ ना इसका. mi mod 5 इक्वल टू 0, मतलब अगर नंबर को हम 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर अगर 0 आता है तो नंबर में 5 को ऐड करा दो. फिर हम चेक कर रहे हैं कि नंबर अगर 3 से डिविजिबल है तो उसमें 3 को ऐड करा दो. और यहाँ पर बहुत जरूरी चीज जो ध्यान देने वाली है वो ये है कि इफ के बाद इफ है, एलिफ नहीं है यहाँ पे. इफ के बाद इफ होने का मतलब है वो इसको भी चेक करेगा, उसके बाद जो मॉडिफाइड वैल्यू होगी उसके लिए इस इफ को भी चेक करेगा. सो बोथ इफ आर गोइंग टू बी चेक. ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा वो हम देखते हैं. सो लेट्स गो टू द बोर्ड एंड चेक इट. सो 0 1 2 3, दिस इज योर आई. सो एम आई क्या है मेरे पास? इट इज 5 राइट नाउ. 5 है. क्या 5 5 से डिविजिबल है? हाँ है. 5 इज डिविजिबल बाय 5, तो उसमें +5 कर दो. ठीक है, ये चेंज होकर 10 हो जाएगा. पर इसके ऊपर 3 वाली कंडीशन भी चेक होगी, वो अलग बात है कि फॉल्स आ जाएगी. ठीक है, बट पहले उसने चेक किया कि क्या 5 mod 5 है. यस है, तो वैल्यू 10 हो गई. फिर उसने चेक किया कि क्या 10 mod 3 0 है. नहीं है, तो कुछ नहीं होगा. फिर आप 1 पे आए. 1 पे आए तो आपकी वैल्यू 8 है. क्या वो 5 से डिविजिबल है? नहीं, इट इज नॉट. क्या वो 3 से डिविजिबल है? नहीं. सो कुछ नहीं होगा. फिर हो गया आपके पास 2. 2 पे क्या है? 15. क्या 15 5 से डिविजिबल है? 15 5 से डिविजिबल हाँ है, तो उसमें 5 ऐड कर दो, तो ये चेंज होकर 20 हो गया. क्या 20 3 से डिविजिबल है? नहीं. परिणीता देखो, आपने चेक किया 5 mod 5 0 है या नहीं. तो जब मैंने 5 को 5 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 आया, है ना. 5 को 5 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 आया. रिमाइंडर 0 आने का मतलब है कि उसके अंदर 5 ऐड करा दो. गुड आफ्टरनून कमाक्ष. सो उसके अंदर हमने 5 को ऐड करा दिया, तो 5 तो उसमें पहले से ही था. अब 5 + 5 कितना हो जाएगा? 10. फिर उसने उस 10 को चेक किया कि वो 3 से डिवाइड होता है. 10 3 से डिवाइड नहीं होता. 15 को चेक करेंगे 5 से, फिर वो चेंज होके 20 हो जाएगा ना पीयूष. यहाँ पे चेंज होके 20 हो गया. अगला इफ तो उसके बाद लिखा हुआ है जब वो 20 हो चुका है, तो वो 15 को नहीं चेक करेगा, वो 20 को चेक करेगा, बिकॉज इट हैज चेंज टू 20. सो ये चीज बहुत ध्यान देने वाली है, इतनी छोटी सी चीज की वजह से गलत हो जाएगा. तो फिर उसमें 3 और ऐड कर देते परिणीता. अगर वो 3 से भी डिविजिबल होता तो हम 3 और ऐड कर देते उसके अंदर. ठीक है, अब जैसे 15 5 से डिविजिबल था तो उसमें +5 किया तो 20 हो गया. जब वो इस कंडीशन पे आएगा तो आपका mi 20 हो चुका है. 20 mod 3 फॉल्स है, तो कोई ऐड नहीं होगा. ठीक है, अब जैसे 12 आया, 12 mod 5 0 नहीं होता. नहीं होता तो यहाँ कुछ भी नहीं होगा, लेकिन 3 से डिवाइड होता है तो 12 में 3 ऐड हो जाएगा, वो 15 बन जाएगा. सो ये 12 है. 12 mod 5, क्या ये 0 है? नहीं. फिर वो चेक करेगा क्या ये 3 से डिविजिबल है. हाँ, इसमें 3 ऐड कर दो, 15 हो जाएगा. सो आपके पास मॉडिफाइड वैल्यूज क्या होंगी? 10 8 20 15. ये लिखी थी किसी ने. अब इसको हम प्रिंट करा रहे हैं. अब इसका आंसर देखो कैसे प्रिंट हो रहा है. फॉर आई
in L, print I, end is equal to $. अब आप लिस्ट को ट्रेवर्स कर रहे हो और एक एक करके वैल्यूज प्रिंट कर रहे हो डॉलर के साथ. सो इट विल बी $10, $8, $20, $15. सो दिस इज योर आउटपुट. और ऊपर वाला जो है वो वर्किंग है आपकी. ठीक है. सो दैट्स वर्किंग फॉर द क्वेश्चन. और ये जो है ये हमारा फाइनल आउटपुट है. अच्छा, आयुष ने यही लिखा था. लेट मी चेक. 10, 8, 20, 15. क्या बात है. वेरी गुड आयुष. वेरी नाइस. ठीक है जी. इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब यहाँ पर एक कंसेप्ट होता है ग्लोबल का. बहुत मुश्किल समझते हैं सब उसको, पर उसमें से मुश्किल जैसा कुछ भी नहीं है. ग्लोबल में देखो क्या होता है. ये जो लिस्ट और डिक्शनरी है ये म्यूटेबल है. तो इनमें जो चेंजेस होंगे वो तो वापस रिफ्लेक्ट होते ही है. ठीक है. बट क्या होता है कि जैसे मैंने एक वेरिएबल नॉर्मल ले लिया, a इज इक्वल टू 10, और मैंने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया डेफ, और कुछ भी नाम दे दिया इसको प्रोसेस. यहाँ पर आप हो सकता है कुछ रिसीव कर रहे हो सकता है कुछ रिसीव ना भी कर रहे हो. अब यहाँ पर अगर मैं लिखती हूँ a इज इक्वल टू 25, b इज इक्वल टू 30, प्रिंट a, कॉमा b. ठीक है. फिर यहाँ पर मैंने प्रिंट a कराया, यहाँ से प्रोसेस को कॉल कर लिया, और मैंने फिर से प्रिंट a करवाया. वेरी गुड. बोल तो दिया आयुष. नाउ यू नीड अ ट्रॉफी फॉर दिस. या ये अपने आप को बोल बोल के खुश हो रहे हो कि मुझे अभी भी आता है? सो यहां से आपका a जो है वो 10 हुआ. जब यहां पर आएगा तो प्रिंट a करेगा, 10 प्रिंट हो जाएगा. फिर प्रोसेस कॉल होगा, इधर आ जाएगा. नाउ व्हेन a इज इक्वल टू 25 एग्जीक्यूट होगा तो a में 25, b में 30 आ गया. जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो ये 25, 30 प्रिंट कर देगा. अब मेन कंसर्न ये है कि ये जो प्रिंट a है, यहाँ पे जो प्रिंट a है, ये क्या प्रिंट करेगा? क्या ये 10 प्रिंट करेगा या ये 25 प्रिंट करेगा? वेरी गुड अनुष्ठा. ये 10 प्रिंट करेगा. ठीक है. सो दिस विल प्रिंट 10. क्योंकि जब भी आप ऐसे डायरेक्ट असाइनमेंट करते हो फंक्शन के अंदर, तो वो उस नाम का नया लोकल वेरिएबल बना देता है. ठीक है परिणीता. सो जब भी ऐसा होता है, जब हमारे पास सेम नाम का वेरिएबल हो फंक्शन के बाहर और फंक्शन के अंदर, तो फंक्शन के अंदर वो क्या करता है, एक न्यू वेरिएबल बना देता है उसी नाम का, जिसे हम लोकल वेरिएबल कहते हैं. ठीक है. और इसमें जो चेंजेस होंगे वो यहाँ बाहर रिफ्लेक्ट नहीं होंगे. आप चाहते हो कि रिफ्लेक्ट हो, सो वी हैव टू राइट दिस लाइन. ये लाइन लिखने से क्या होता है कि आपके पास एक ए है जिसमें 10 था. ग्लोबल ए लिखने का मतलब है ये नया ए नहीं बनाना, इसी ए की वैल्यू को चेंज करना है. बी नया बनेगा, उसमें 30 आ जाएगा. अगर मैं ये ग्लोबल ए नहीं लिखती हूँ तो ए 10 वाला अलग होगा और एक नया ए बन जाएगा जिसमें 25 आएगा. अब यहाँ पर आपके पास आंसर में 10 की जगह 25 हो जाएगा. सो दैट इज द पर्पस ऑफ राइटिंग ग्लोबल. तो जब भी आपको आउटपुट क्वेश्चंस में ग्लोबल दिया हो, दैट मीन्स जो वेरिएबल ग्लोबल है उसमें जो भी चेंज आप करोगे वो आपको नीचे रिफ्लेक्ट करके दिखाना है. और अगर ग्लोबल नहीं दिया हुआ तो आपको चेंजेस रिफ्लेक्ट करके नहीं दिखाने हैं. लिस्ट और डिक्शनरी एक्सेप्शन है. लिस्ट और डिक्शनरी में जो चेंज होते हैं वो तो रिफ्लेक्ट होगा ही होगा. लिस्ट और डिक्शनरी में चेंजेस आर ऑलवेज रिफ्लेक्टेड बैक. बट जो नॉर्मल वेरिएबल्स हैं, अगर उसमें ग्लोबल लिखा है तो चेंज रिफ्लेक्ट होगा. अगर ग्लोबल नहीं लिखा है तो चेंज रिफ्लेक्ट नहीं होगा. इतनी सी चीज आपको याद रखनी है इन आउटपुट क्वेश्चंस के लिए कि इफ ग्लोबल इज गिवन, changes will be reflected back. If global is not given, changes will not be reflected back. Understood? और जो फंक्शंस का कोड होता है ना, उसकी कोई सेंस नहीं होती, कुछ भी लिखा हो सकता है. आपको बस स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करते जाना है और बताना होता है कि फाइनल आउटपुट क्या आएगा.
पीयूष, आपने यहाँ पे ग्लोबल ए लिख दिया, दैट मीन्स कि हम यहाँ पे नया ए नहीं बना रहे। जो ए है वो बाहर वाला ए ही है। अगर हम ये ग्लोबल ए नहीं लिखते हैं तो वो इस ए को अलग मेमोरी एलोकेट करके यूज करता है। सो अब दो ए हो जाते हैं, एक बाहर वाला ए, एक अंदर वाला ए। लेकिन अगर हम ग्लोबल ए लिख देते हैं तो पूरे प्रोग्राम में सिर्फ एक ही ए होगा, बाहर वाला। सो पूरे प्रोग्राम में जहां पे भी ए यूज होगा उसकी मॉडिफाइड वैल्यू यूज होगी। हाँ, चेंज हमेशा ग्लोबल में होगा। सो अगर ग्लोबल है तो चेंज होगा, अगर ग्लोबल नहीं है तो चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये आपके पास एक इंपॉर्टेंट फंक्शंस में आपको याद रखना है। इसके अलावा छोटी छोटी दो चीजें और होती हैं फंक्शंस में। वो होता है डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स एंड कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स और कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पर बनाया डेफ प्रोसेस ए बी सी, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, अब यहाँ पर मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं इसको ऐड कर रही हूँ, एवरेज निकाल रही हूँ, जो भी मैं काम कर रही हूँ, इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी एनीथिंग। बट अगर मैं ये नॉर्मल ऐसे छोड़ देती हूँ तो इनको हम कहते हैं पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स। क्या है ये? पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स। पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स का मतलब ये होता है कि यू हैव टू पास द सेम नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। यस आयुष। सो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स का मतलब है कि व्हेन यू कॉल दिस फंक्शन प्रोसेस, आपको तीन वैल्यूज ही भेजनी पड़ेंगी, ना तीन से कम ना तीन से ज्यादा। एंड दे विल गो इन द रिस्पेक्टिव ऑर्डर। जो पहली वैल्यू है वो ए में जाएगी, जो दूसरी वैल्यू है वो बी में जाएगी, जो तीसरी वैल्यू है वो सी में जाएगी। सो वैल्यूज विल बी असाइंड इन द रिस्पेक्टिव ऑर्डर, जिस ऑर्डर में हमने लिखा हुआ है। तो जैसे हमने लिखा हुआ है वैसे वैसे आपकी जो वैल्यूज है वो असाइन हो जाएंगी। ठीक है, सो 10 15 12। सो 10 goes to A, 15 goes to B, 12 goes to C। सो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स मतलब जितने यहाँ पर पैरामीटर्स डिफाइंड है उतने ही आर्ग्यूमेंट आपको यहां से भेजने पड़ेंगे। तीन है तो तीन, दो है तो दो, 10 है तो 10। आप कम ज्यादा नहीं कर सकते। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स। इज इट क्लियर व्हाट इज पोजिशनल आर्ग्यूमेंट? इज इट क्लियर? ठीक है, अगर हम यहां पर कॉल करते हुए ऐसे लिख देना, प्रोसेस C is equal to 25, A is equal to 18, B is equal to 11। तो इससे क्या होगा? आपने ऑर्डर अलग कर दिया। 25 C में ही जाएगा, 18 A में ही जाएगा, 11 B में ही जाएगा। सो इट विल गो इन द रिस्पेक्टिव वेरिएबल्स। इसे कीवर्ड आर्ग्यूमेंट कहते हैं। सो जब हम ऐसे नाम दे के बताते हैं कि किसमें क्या वैल्यू जानी चाहिए। हाँ, यस पीयूष, आपको तीन ही देने पड़ेंगे ना उसमें। सो यहाँ पे आपने ऐसे लिख दिया, सो ये कीवर्ड आर्ग्यूमेंट हो जाता है कि मैं बता रही हूँ कि ये वैल्यू किस वेरिएबल में जाएगी। ठीक है, क्लियर है ये चीज? इसके ऊपर क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में आ सकता है एक आधा, कि कौन से आर्ग्यूमेंट्स यूज हो रहे हैं या कौन सा आर्ग्यूमेंट किस पर्पस के लिए यूज होता है। बस इतना ध्यान रखना है कि कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स जब होते हैं, अगर आपने कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स देने हैं, जहां पे कीवर्ड आर्ग्यूमेंट दे दिया उसके पीछे फिर सारे कीवर्ड आर्ग्यूमेंट ही होंगे। इससे पहले नॉर्मल नहीं हो सकते। हाँ, उसे डिफॉल्ट कहते हैं परिणीता। जब आप पैरामीटर में वैल्यू देते हो उसे डिफॉल्ट वैल्यू कहते हैं। जैसे कि अगर आपने एक फंक्शन बनाया, आप कहते हो कि भाई प्रोसेस नाम का फंक्शन बनाना है, एक नंबर तो मुझे भेजना ही पड़ेगा। बी में अगर कुछ ना भेजा तो मैं बी 10 ले लूंगी, सी में अगर कुछ ना भेजा तो मैं 15 ले लूंगी। सो दिस इज कॉल्ड डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, अब अगर मैं प्रोसेस को कॉल करती हूँ दो वैल्यूज के साथ, तो इसमें ए में जाएगा 50
बी में जाएगा 65 और सी हो जाएगा 15। अगर आप इसे पास करते हो एक वैल्यू सिर्फ, तो ए में जाएगा 70, बी में 10, सी में 15। और अगर मैं तीनों पास कर दूंगी तो फिर जो वैल्यूज ऑलरेडी हैं वो ओवरराइट हो जाएंगे। सो बी में जाएगा 22, बी में जाएगा 20, सी में जाएगा 22। जहाँ पे डिस्प्ले कराना होगा बेटा। किस में पूछ रहे हो आयुष, ऊपर वाले क्वेश्चन में? ऐसा नहीं कर सकते आप, ये नहीं कर सकते कि ए में डाल दो सी में नहीं डालो। आपके पास कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स और डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स हमेशा सिर्फ राइट साइड पे होते हैं। हम लेफ्ट में ही पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स ले सकते हैं। कीवर्ड और डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स के राइट साइड पे पोजिशनल आर्ग्यूमेंट नहीं हो सकता। ठीक है। सो जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो कभी भी आपके राइट साइड पे नहीं होंगे पोजिशनल। पोजिशनल हमेशा पहले होंगे, उसके पीछे कीवर्ड या उसके पीछे डिफॉल्ट हो सकते हैं, बट नॉट बिफोर दैट। ठीक है। तो वो आपको ध्यान देना पड़ेगा इसमें। इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं वो मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी। मैं आपको एक वर्कशीट भेज देती हूँ ग्रुप पे, फंक्शंस वाली, तो आप वो भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है। सो अभी इसको रिवाइज करना अच्छे से। एंड पाइथन आउटपुट क्वेश्चंस करके जो प्लेलिस्ट है चैनल पे, उसमें से आप पाइथन आउटपुट क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। सो जस्ट गो थ्रू दिस अच्छे से, इसको जो भी हमने किया है एक बार दोबारा से गो थ्रू करना। एंड वी विल बी प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस। मैं कुछ क्वेश्चंस आपको भेजती हूँ जो आप करोगे एंड उसके आंसर्स दोगे। बाकी इतने सारे सैम्पल पेपर्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं ऐप के ऊपर भी, फ्री स्टडी मटेरियल में भी, कोर्स में भी। उसमें से आप जो भी फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस है वो करो और कल अच्छे खासे डाउट्स लेकर आना। ठीक है। सो व्हेन यू कम फॉर द क्लास टुमारो, तो मुझे बहुत सारे डाउट्स मिलने चाहिए कि मैम ये क्वेश्चन समझ नहीं आया, या ये हुआ, सो व्हाटएवर इज द थिंग। सो दैट शोज, डाउट का मतलब है कि आपने पढ़ा था। अगर डाउट नहीं है मतलब पढ़ा ही नहीं था, है ना? सो डाउट्स तभी आते हैं जब हम पढ़ते हैं, बिना पढ़े तो डाउट्स आते नहीं है। सेम टाइम 12 बजे। ठीक है। सो टुमारो 12 o'clock फ्री क्लास है बेटा। जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं, इफ यू वांट टू जॉइन द लाइव क्लास, डाउनलोड द ऐप। उसमें जो 12th क्लास का कोर्स है, लिंक वैसे मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दिस इज एब्सोल्युटली फ्री क्लास, यू कैन जॉइन इट लाइव ऑन द ऐप। ठीक है। कल 12 बजे, एवरी डे 12 o'clock की होती है। जब चेंज होगा आई लेट यू नो। ठीक है। सेम टाइम सेम जगह। चलिए, बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू टुमारो।